गांधी ने ट्वीट किया जातिगत जनगणना को लेके कि किस तरीके से गिनती कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, क्यों नहीं, गरीब कितने हैं देश में ये पता लगाया जा रहा है। अगर ये पता ही नहीं होगा तो किस तरीके से नीतियाँ बनाई। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात है। नीति निर्धारक जो हमारे तत्व होते हैं उनके लिए नीति बनाने में आसानी कब होती है? जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो। आप जातियों के उत्थान की बात करते हो, आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी जाति नीचे रह गई है, कौन सी जाति ऊपर उठ गई है। हम मानते हैं कि जी ब्राह्मण जाति को, सवर्णों को माना जाता है कि बहुत ही वो बड़े हैं, बहुत कामयाब हैं, उनके पास तो पैसा ही पैसा है। लेकिन सवर्णों में भी सैकड़ों जातियाँ ऐसी हैं, उपजातियाँ ऐसी हैं जो आज भी अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से कर पा रही हैं। तो किसी भी तरह से जब जातिगत जनगणना होगी तो पता चलेगा। जनगणना के कॉलम में सारी चीज़ें भरी जाती हैं, आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके घर में क्या क्या चीज़ें, आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, आपके घर में सोफ़ा, टीवी, फ्रिज, 2 व्हीलर 4 व्हीलर क्या है, आपका घर पक्का है कच्चा, आपका फर्श कच्चा है या पक्का है, आपका घर छपरेल का है या छप्पर का है या खपरेल का है, हर चीज़ उसमें भरी जाती है। तो उसी हिसाब से एक चीज़ उसमें अगर वो और जोड़ देंगे कि आपकी जाति क्या है या उपजाति क्या है, तभी तो आपको आसानी मिलेगी, पता चलेगा कि आपकी जाति कुर्मी जाति है तो इसका कितना उत्थान हुआ, तेली जाति है तो इसका कितना उत्थान हुआ, या मुसाहर जाति है, बिहार में मुसाहर जाति पाई जाती है, उसका कितना उत्थान हुआ। इसी तरह की सैकड़ों हजारों लाखों जातियाँ भारत में मौजूद है, तभी तो आप पता लगा पाओगे। तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ज़्यादा जरूरी है वो, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है और ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है। अच्छा, ये भी राहुल गांधी कहते हैं कि झूठ का कारोबार कर रहे हैं मोदी जी, तो कितने सहमत हैं कि क्या झूठ का सही में कारोबार हो रहा है? जाहिर बात है, इस बात का तो सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने खुद अपने मुंह से दे दिया। कल वो जो उन्होंने प्रगति मैदान में जो वो 5000 इन्फ्लुएंसर उन्होंने बुलाए थे, उन्होंने क्या कहा था, एक वो ज्योतिष आया था कोई अपने वो स्टेज पे, उसको कहा कि जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़ के देखना शुरू कर देता था, लोग मुझे पंडित जी समझ के अपने आप सीट ऑफर कर देते थे। यानी देखना चाहिए ना कि झूठ की जड़ें कितनी गहरी थी, कब से वो लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैंने चाय बेची, एक तरफ वो कहते हैं मैंने स्टेशन पे चाय बेची, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांग के खाया। एक तरफ वो करण थापर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कहते हैं कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैंने चौथी भी पास नहीं करी। दूसरी तरफ अमित शाह जी उनकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा रहे होते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट? ऐसा सब्जेक्ट जो ऑल ओवर इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पाया ही नहीं जाता। एंटायर पॉलिटिकल नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन करी तो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स होती है, ऑनर्स इन पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में, एमए इन पॉलिटिकल साइंस। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का शब्द तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, मैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पास आउट हो गया 70 सीधी सी बात है। तो झूठ का कारोबार क्यों नहीं करते वो? इसी चीज से तो पता चलता है कि कितना बड़ा झूठ का कारोबार करते हैं वो। लगातार लोगों को झूठे वादे कर करके सत्ता में आए, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, क्या वो 35 रुपए लीटर हुआ? विदेशों में जमा काला धन वापिस आ जाएगा, क्या वो काला धन वापिस आया? कोई भी एक आप उनका पिछला कोई भी नोटबंदी से काला धन वापस आएगा एज यूजुअल, वहीं का वहीं सब कुछ। जितने प्रचलन में नोट थे, 18 लाख करोड़ के नोट उस टाइम 1000 के और 500 के प्रचलन में थे, उसमें लगभग 17 लाख से करीब 80,000 करोड़ के लगभग वो वापस आ गए। मतलब जिसे परसेंटेज में काउंट करा जाए तो 98.7% नोट जो है वो वापस आ गए, जिसके लिए कहा गया था कि नहीं। और उसके बाद 2000 का नोट चलाया। नोटबंदी की सबसे बड़ी अकलमंदी कितनी बढ़िया थी, 1000 और 500 का बंद करके 1000 का बंद करके 2000 का नोट लिया है। और वो 2000 का नोट भी 7 साल भी नहीं चल पाया, उसे भी बंद करने की कोई, सीधी सी बात है। झूठ का कारोबार तो उनका चलता ही है, बिना झूठ के उनकी एक दिन भी नहीं चलता, एक दिन नहीं बीतता उनका। कितने झूठ उनके गिराया जाए। उनका सबसे बड़ा झूठ ये देखो कि उन्होंने कहा कि 1971 में मैंने बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लिया, और सबसे बड़ा झूठ उसके बाद 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश, कभी आप कहते हो कि मैं 35 साल भीख मांग के खा रहा था। 50 में आप पैदा हुए, 71 में आपकी उम्र कितनी थी? 31 साल। तब आप भीख मांगते हुए घूम रहे थे ये बांग्लादेश। हाँ जी, हाँ 21 सॉरी, मेरे से गलती हो गई, भाई साहब ने मुझे सही करा। 50 से 71 21 साल की उम्र हुई, और उस वक्त आप भीख मांग रहे थे या चाय बेच रहे थे। और अभी कलकत्ता में जाके उन्होंने क्या वादा करा कि मैं बचपन से ही मेट्रो में सफर करना चाहता था। जब अरे भाई साहब, आपकी जन्म तिथि बताई जाती है 1950 की, मेट्रो चली कलकत्ता में 1984 में। 34 साल का कौन सा युवा होता है बचपन? 84 में। कौन 34 साल में कौन बच्चा होता है? 34 साल में किसी को बच्चा कहा जाता है? ऐसा कौन सा बच्चा हो गया कि बचपन से मेरी आदत थी, मैंने आके मेट्रो देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई? तो ये झूठ रही है तो और क्या है? तो गलत क्या कहते हैं कि झूठ का कारोबार करते हैं? गलत नहीं है मोदी, लेकिन सबसे ऊंची सीट पे इतना भोले बाबा गाली न लग जाए, नहीं होना चाहिए। प्रचार करता फिर रहा है। इंदिरा गांधी की नौकरी चली गई थी प्रचार करने पे। जो चन्नू मनु कैबिनेट में जो बनाया गया था, क्या नाम था, राजनारायण हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, केस कर दिया। इमरजेंसी बातों पर लगी थी, इमरजेंसी प्रचार करने पर लगी थी इंदिरा गांधी को। जरा सा प्रचार करने में प्रचार मंत्री बना, ये पार्टी का काम होता है बेटा। आदमी गलत नहीं है, लेकिन सारे काम उल्टे होते जा रहे हैं। कौन लोग बढ़ रहे हैं इन सालों? जो कांग्रेस को तुष्टीकरण के लिए गाली देते रहे हम, गांव का आदमी में पता सब निकल जाता है। कौन लोग पैदा हुए हैं जो चीन से भी आगे नंबर 1 कर दिया हमें? कौन लोग पैदा हुए हैं?
जो लोग दुनिया को मिटाना चाहते हैं। 14वीं सदी इनकी खत्म हो गई है। चीन उसका थोड़ा फॉलो कर रहा है मोहम्मद साहब का, तो उसको चीन को चिढ़ाया जा रहा है चाय वाले महोदय। सारा काम उल्टा होगा। एक चीज बता दो मुझे, एक चीज सही बता दो, रियल ये तो वेस्टर्न टेक्निक है जो बच्चे हमारे वहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, वो टेक्निक जो कान कान पर मोबाइल लगा गेहूँ भरा पड़ा है और नहीं आदमी वो खा जाता अब तक। 10 साल में कौन लोग बढ़े हैं, पूछो किसी से पूछो। मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ टाइम वेस्ट करना है। मीटिंग लेते चल के जेपी भाई से कैसे भी करके दिल्ली से यहाँ से चौल जाकर बिलोंग करते हो तो भाग जाएगा मोदी महोदय गलत नहीं है। प्रचार करके बीच में तबीयत का बहाना करके हट जाएंगे। एक और भोला बाबा आ गया। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी का बयान है कि वो कह रहे हैं कि गरीब विरोधी है मोदी जी, कितने सहमत? बिल्कुल दिख रहा है। तो जब 80 करोड़ कितने को जो राशन कार्ड उसमें दे रहे हैं अच्छे कामों के लिए, स्कूलों में तुम बच्चों को फरिश्ते बना, सरकारी एक चीज लिखी दी हुई है PMO में, लेकिन ये सेक्रेटरी बना रहे हैं भोले बाबा को। तुम इतना बांट रहे हो, तुम इतना राशन स्कूलों में धब्बा है, जो सरकारी स्कूल बेकार हैं उन्हें उससे भी आगे करो। प्राइवेट वाले दुकान जो चला रहे हैं उनसे भी आगे कर सकते हो आप इतने खर्च पे। तो क्यों बांट रहे हो इतना, क्यों, किस लिए? गरीब तो अपने आप दिखा रखा है। इतने लोगों को तो दे दिया, बाकी क्या हो रहा है? इतने शौचालय बना दिया, इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया, बाकी क्या हो रहा है? बाकी अब तक कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, कांग्रेस वाले भद्दा सब निकलता वो खा रहे थे, हम उसी का बोल जब से क्यों नहीं करा लिया वो काम। अरे एक बात हुई, जब से हमारी हालत थी कि भूख फिरते थे मुल्कों झोली पसारे, पैदा नहीं होता था। शास्त्री जैसे आदमी को व्रत रखना पड़ा इसी वजह से पूरे देश में कि भाई उतना खाओ, थोड़ा कम खाओ और बिगाड़ो बिल्कुल मत। जब इतनी हालत थी हमारी, आज जो सब कुछ भरा पड़ा प्रॉस्पेरिटी, ये सब खाली मैनेजमेंट तो गलत हो रहा है। एक चीज मोदी जी का एक काम बता दो जो सही बैठा हो, बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज हैं जो ऐसे हरामियों पर जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया कभी। कुछ पंडित हैं जो कांग्रेसी कह के, और कुछ जो भी अदर कास्ट है जो आज तक कांग्रेस हटे नहीं राष्ट्रीय पार्टी कह के, लेकिन आज डर के मारे, क्योंकि मोदी का अंधा भक्त को मुंह छेद देगा, इसलिए मोदी कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, और आ रहा है देश और कहा जा रहा है कि तानाशाही चल रही है। निश्चित रूप से आ तो रहा है, क्योंकि जेपी के सारे चेले अलग, एक मुलायम तो चले गए, जेपी के सारे चेले दुकान चला रहे हैं हरामी अलग अलग, इसलिए आ रहा है देश और धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे कि तानाशाही आ गई है भारत में। और क्या, जंतर मंत्र को जाके देख बेटा, जो जंतर मंत्र खाली नेतागिरी के लिए नहीं था, वहाँ भाई का झगड़ा है और पुलिस नहीं सुन रहा है थानेदार इलाके का, तो भाई भी चले जाते थे वहाँ। आज कोई जाके देख रहा है, बंकर देख वहाँ पीछे, वहाँ NDMC और उधर YMCA की तरफ सारा मिलिट्री भर रही है, मिलिट्री भरी रहती है, और बंकर बना दिया, बंकर। तानाशाही जो क्या, आते ही तो जंतर मंतर खत्म कर दिया था, आते ही जंतर मंतर खत्म कर दिया कि यहाँ नहीं रामलीला मैदान जाओ। वजह थू हुई प्रेस को दबाने पे तो छूट दे दिया, लेकिन कितनी छूट? बंगर तुमने देखा है, जंतर मंतर जाके देखा है उस टाइम? इस मीडिया का जो वहाँ काम होता था हर टाइम, खाली होने का राज्य उसके लिए नहीं था। कन्हैया तो कोई जस्ट ऐसे करके मैंने आतंकवादी बनने से है लिख के दिया, ऐसा पार्लियामेंट थानेदार, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत जो अच्छे लोग थे इस देश से भाग रहे हैं, भोले भाले पूरा पंजाब को अच्छे लोगों में पैदा ही नहीं हो रहे। गाली मत दो, नहीं सरदार जी क्या करें बताओ, गुस्से में नहीं होता। एक चीज मैं कह रहा हूँ मोदी के सब, मैं बुढ़ा कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि जिसके गांव में रहिए और वही कैसी कहिए है। मैं बुंदेलखंड का हूँ, ललितपुर का। अच्छा, राहुल गांधी कहते कि वादे नहीं पूरे कर पा रहे मोदी जी, गारंटियां नहीं। मैं उतना नहीं बोल पाऊंगा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ। मैं तो इतना कहूँगा कि जिसके गांव में रहिए वही कैसी कहिए, और अगर ऊँट बिलैया ऊँट को ले गई तो हाजू कहिए। हैं मोदी क्यों कह रहे हैं मोदी को, क्यों कि उसका शासन है। यदि कुछ कहें है तो डर है, वो जो बाबा ने कहा है। इसलिए बहन जी आप भी जो है इस बात को मान रहे कि राहुल गांधी कह रहे कि तानाशाही आ गई। अरे देखो एक नारा है, अखिलेश ने काटा किसानों का कलेश। अखिलेश ने काटा कलेश और मोदी ने खाई खोदी, और अंधे डूब मरे हैं, नेत्रों वाले को रास्ता सूझी। तो नेत्र वाले जाग जाएं और रास्ता को अच्छी तरह से सूझ करके चलें। मोदी का इसमें हमारे हिसाब से, पुराने हिसाब से कोई अच्छाई नहीं है। देखो ऐसा है कि जब कोई शिकारी कबूतर को फंसाता है तो दाना भी डालता है और जाल भी लगाता है।
मोदी का एक हाथ से लेना है और एक हाथ से देना है। वो ले भी कह रहे गया हैं कि और दे झूठ दिया। का कारोबार कर रहे हैं मोदी जी, कितने हाँ। सहमत है आपके साथ? हाँ, हमारी वो कोई सहमत नहीं है। हाँ, हमारा जमाना, हमारा राज गया। चलो, मान रहे हैं कि नहीं कि झूठ का कारोबार कर रहे हैं? अरे तो उनने बताया नहीं, शर्मा जी ने कितनी झूठ है उनकी, कितनी झूठ बताई उनके लिए हैं। ये सब स्वार्थ की है। सुरनर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। आप भी बहन जी पैसे ही के खातर जो है आप जी चला रही हैं। हाँ, सब कुछ स्वार्थ है। चलो, अब युवाओं से ये भी वादा किया है राहुल गांधी ने कि 30 लाख पदे जो खाली हैं वो भरी जाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, हो पाएगा? होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो वो अपना पूरा करेंगे जी। और ऐसा नहीं है कि इस पे कोई अर्थव्यवस्था पे और ज़्यादा जोर पड़ेगा, कुछ भी होगा। आप नौकरी दे रहे हो, किसी को पैसा खर्च करने नहीं दे रहे हो, 1 महीने वो लगातार अर्थव्यवस्था में पैसा डलेगा ही ना वापस। जी। आपको नौकरी मिलती है, आप पैसा खर्च करने लायक बनोगे ना, आप वापस अर्थव्यवस्था में ही तो डालोगे उस पैसे को। इसमें कोई नहीं बोझ पड़ेगा। और जब उन्होंने 30 लाख बेरोजगारों की बात करी तो वास्तव में 30 लाख बेरोजगार है ना। और बेरोजगारी का आलम तो सबसे बड़ी बात आप यूपी में देखो, 60,000 वैकेंसी थी, 60 लाख फॉर्म भरे गए, हर 100 में से मात्र एक बंदे को नौकरी मिलने की उम्मीद थी, वो भी पेपर कैंसिल हो गया। अब वो भगवान जाने कब होगा। 6 महीने की फिलहाल बात करिएगी, फिलहाल 6 महीने में होता है या साल बाद होता है, क्या होता है कोई नहीं जाने। तो पेपर लीक से भी अब मुक्ति दिलाने का भी वादा किया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा, हम ये जाहिर वादा। बात है, नहीं होना चाहिए पेपर लीक। बच्चों के भविष्य अंधकार में जाता है। बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं। किसी बच्चे का पेपर खराब जाता है, किसी बच्चे का पेपर अच्छा भी जाता है। जिसका पेपर अच्छा जाता है वो सोचता है कि मेरा पेपर अच्छा चला गया, इस बार मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं अपने घर परिवार को चलाने लायक हो जाऊँ। लेकिन जब वो पेपर लीक हो जाते हैं, पता चला कि सारी की सारी उसकी 1 साल की करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया, उसकी सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। अगले साल कब वैकेंसी निकलेगी, कब उनके फॉर्म दोबारा से भरे जाएंगे, कब क्या होगा, तब तक हो सकता है आधे से ज़्यादा बच्चे ओवरेज भी हो जाते हैं। अल्टीमेटली वो बेरोजगारों की श्रेणी में आई गए ना। उसके बाद कहा जाएगा कि आप पकौड़ा तल लो, आपको रोजगार तो मिल ही रहा है। तो भाई साहब उन्होंने डिग्री किस लिए ली थी फिर? पकौड़ा तलने के लिए डिग्री थोड़ी ली थी उन्होंने, नौकरियां करने के लिए डिग्री ली थी। ये बात सही है कि आप सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम उस रेशो को तो आप कम कर सकते हो। जहां 1 के बदले 100 भर रहे हैं, आप उसको 40 पे ला सकते हो, 30 पे ला सकते हो, 50 पे ला सकते हो। कम से कम इतनी हालत तो पैदा करो कि एक वैकेंसी के लिए लोग 30 लोग फार्म भरें या 25 लोग फार्म भरें या 40 लोग फार्म भरें। आज की डेट में हालत क्या है कि एक फार्म के लिए, एक वैकेंसी के लिए 100 लोग फार्म भर रहे हैं। पुणे में उदाहरण देता हूँ, एक इंजीनियर की पोस्ट निकली थी और 3000 जो है इंजीनियर वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए पहुँच गए थे। यानी कि वैकेंसी सिर्फ एक और भरने वाले कितने, 3000। यानी कि 2999 तो बंदे खाली ही जाएंगे ना। जी। तो आप नौकरियां क्रिएट नहीं कर रहे साहब, बेरोजगारी आप लगातार देश में बढ़ाए जा रहे हो। तो इस चीज़ से क्या विकसित भारत बन जाएगा? बेरोजगारों से विकसित भारत बन जाएगा? विकसित भारत तब बनेगा जब हर हाथ में काम होगा, हर हाथ में रोजगार होगा, हर हाथ का उपयोग हमारे देश की उन्नति के लिए हो पाएगा, तरक्की के लिए हो पाएगा। मोदी जी सबसे ज्यादा स्टार्टअप के बारे में बोलते हुए नजर आए हैं और उन्होंने योजना भी चालू करी थी। तो क्या लगता है उसका कितना फायदा हुआ था, फंडिंग कितना हुआ, कितना रोजगार स्टार्टअप मिला? बने थे उन्होंने, क्योंकि अब राहुल गांधी ने भी वादा कर दिया है स्टार्टअप को। स्टार्टअप बने थे, फंडिंग भी हुई है, उसमें बात सही है कि स्टार्टअप हजारों लाखों की तादाद में स्टार्टअप शुरू हुए थे। लेकिन आज वो स्टार्टअप जमीन पे कितने देखना तो ये पड़ेगा ना कि सारे के सारे क्या वो सक्सेस हो गए? नहीं हो पाए ना। तो कहीं ना कहीं हमारी मिसमैचिंग है ना। उसी मिसमैचिंग को दूर करने को उन्होंने वादा करा कि ठीक है मैं रोजगारों की गारंटी देता हूँ, 30 लाख लोगों को मैं 1 साल की गारंटी जरूर दूंगा कि 1 लाख रुपए की गारंटी मेरी तरफ से है ही है कि 1 लाख की उनको आय होगी ही होगी पहले साल में। अगर वो डिग्री धारी हैं, डिप्लोमा धारक हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ पूरी होनी चाहिए। जी।